नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का लेसन नंबर 5 6th क्लास का राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। देखते हैं चलो। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें क्या होता था, एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाग की खाल के विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना होता था। आगे देखते हैं। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ अन्य अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्होंने पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। शूद्रों को वर्ण, उस समय 4 सामाजिक वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये इम्पोर्टेंट है। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। वैश्यों के काम खेती, पशुपालन, व्यापार था। शूद्रों का काम अन्य 3 वर्गों की सेवा करना था। आगे देखते हैं। जनपद, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। ये देखिए इम्पोर्टेंट है। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता था। कुछ महत्वपूर्ण जनपद वो आगे बता रखे हैं पृष्ठ में। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में जैसे पुराना किला, यूपी में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनमें से प्रमुख हैं। खुदाई में ये भी पता चला है कि लोग झोपड़ियों में भी रहते थे। मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें भी उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। ये सब चीज़ें बता रखी है। देखिए, कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। ये देखिए, ये रहा। अब चलते हैं महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ये चित्रों में महाजनपद दिखा रखे हैं। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात उनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ये देखिए, ये रहे महाजनपद, कौशाम्बी, ये सब। ये देखिए, आगे चलते हैं। ऐसा लगता है लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी श्रमदि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। ये देखिए, ये रहा, ये दीवार रही। ये देखते हैं कौशाम्बी, जो प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी थी। ये इम्पोर्टेंट है। आधुनिक यूपी के प्रयागराज, जिसे अब बोलते हैं, इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवारों का अवशेष इसके एक भाग का लगभग 2500 साल पहले हुआ था। ये देखिए, ये दीवार रही। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देखिए, कर
महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। देखिए, फसलों पर लगाए गए कर अधिकांश लोग कृषक जो होता था वो उनका था। कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुओं के लिए कर देना पड़ता था। आगे देखते हैं कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। एक तो हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसीलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी थी। आज के लिए इतना ही। आगे का जो पार्ट है इसका हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।